महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में बहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थन में एक साथ नजर आने की स्थिति है, लेकिन इसी बहाने राजनीति भी खूब हो रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी। महिला संरक्षण बिल आनिबाकू अनुरोध करथिले बिजू जनता दल। तो राज्यसभा से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महिला आरक्षण बिल पर चर्चा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है और 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। चर्चा लगातार जारी है, जहां बीजेपी की तरफ से आपने देखा जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और अब समर्थन चर्चा लगातार जारी है। वक्तव्य रखुची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। और देखिए, इस बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी, तो वहीं खड़गे ने भी अपनी तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर जवाब रखा है। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। 30 साल से कोशिश करते। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है। अब नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो सर, प्लीज, नो सर। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? तो देखिए, सरकार की ओर से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि इस बिल का मकसद नारी सशक्तिकरण है, असमानता को दूर करना है। और इसी बीच कांग्रेस की ओर से सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर सवाल उठाए। संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। तो ये जो शौचालय वाला विषय है, छोटा विषय नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर महिलाओं को बढ़ाने वाला विषय। उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं है, असमानता थी, उसको दूर किया। नल से जल, किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है, असमानता फील्ड में, ये अगर किसी ने देखी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान, जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी। हमें अधिकार चाहिए,
दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। तो राज्यसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा में सांसद रजनी पाटिल भी बोलेंगी। रजनी पाटिल ने भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है और एबीपी न्यूज से बातचीत में रजनी पाटिल ने यह भी कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में आज उस पर चर्चा होगी और इस वक्त हम मौजूद हैं राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल जी के घर पर। सुबह सुबह चाय भी आ गई है और हम बात करते हैं रजनी पाटिल जी से कि कितनी आप एक्साइटेड हैं। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल टेबल होगा, चर्चा होगी, पास भी किया जाएगा और आप पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाली है, तो आपके लिए कितना विशेष दिन? मेरे लिए ये बहुत ही विशेष और मैं कृतज्ञ हूँ मेरी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने मुझे आज मौका दिया है बोलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि जिस बिल की हम बात कर रहे हैं उस बिल के तहत मैं पहली बार राजनीति में आई थी। 1993 में जब ये लागू हो गया था तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्टेड इन जिला परिषद। तो जिला परिषद से लेके सांसद तक ये मेरा जो अनुभव है वो मैं वहाँ पे रखना चाहूँगी और उस बहाने में मेरे नेता राजीव गांधी जी को, सोनिया जी को मैं धन्यवाद भी दे दूँगी और राहुल जी के साथ चलने का दृढ़ संकल्प भी करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत स्पेशल बात कह दी मैम कि आपको लोकल बॉडी में जो रिजर्वेशन पहली बार महिलाओं को मिला, आप उसका लाभ लेकर राजनीति में आपने प्रवेश किया और आज देश की संसद में जब वो बिल पारित हो रहा होगा आप अपनी बात रखेंगी। वाकई ये बहुत स्पेशल है। ये जो बिल है अब कानून की शक्ल लेना तय है, इसकी अहमियत आप क्या देखती हैं? और एक जो आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से, कि ये तो कब लागू होगा कुछ पता ही नहीं है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? जी, ये उन्होंने ऐसा चेक दिया है कि वो चेक कब भरना है उसकी तारीख नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको करना था तो आप 2014 में चुन के आए थे, 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा था, 2016 में लिखा था, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा था। कितनी बार हमने ये मुद्दे उठाए, तो 9 साल में उनको टाइम नहीं मिला ये बिल लाने के लिए और अभी चुनाव के लिए 6 महीने रह गए तो आप ला रहे हो और लाने के लिए भी उसका फोटो आप कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ी फिल्म नेत्री आ रही है, हमें उनके लिए कोई मन में क्लेश नहीं है, लेकिन वो अगर अपना फिल्म प्रमोशन करने के लिए आ रही है तो वो बुरी बात है। वहाँ पे पत्रकार लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर जो सही मायने में जो महिला आहत है, जो त्रस्त है, जो हमारे राहुल जी के साथ मिली थी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, उन महिलाओं का आंसू कौन पहुँचेगा? आज मैं देखती हूँ कि जब महिलाओं को यहाँ बुलाया जाता है और उनका पत्रकार लोग उनको इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति जिनके तहत ये हमारा संसद है, क्योंकि पार्लियामेंट इसका मतलब है पहले राष्ट्रपति, लेकिन ना उनको यहाँ पे उद्घाटन पे बुलाया, ना परसों हमें 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पे बुलाया। तो ऐसा क्यों? जो हमारी महिला राष्ट्रपति उनको क्यों नहीं बुलाया? जो हमारे ओलंपिक के जो राष्ट्रपति पदक, ओलंपिक पदक मिलने वाले जो खिलाड़ू है उनको आप घसीटते लेते जाते हो, उनको बुलाते थे, रखते थे। बिल पर वापस आते हैं। महिला आरक्षण बिल जिस तरह से सरकार लेके आई है, वाहवाही तो हो रही है, कहीं ना कहीं आप मानेंगे। आपको लगता है कि इसका चुनावी लाभ बीजेपी को मिलेगा और अगर ऐसा हो तो आप लोगों की रणनीति? उनका लाभ नहीं, उनका नुकसान होने वाला है। इसका कारण ये है कि ये देते हैं, ये झुंझुना है और ये झुंझुना हमारे हाथ में दिया है, लेकिन उसमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कुछ बोला नहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि 40% आबादी जिन ओबीसी लोगों की है उनके लिए आप क्या दे रहे हैं वो स्पष्ट करना चाहिए। अभी देश के लोग इतने भी भूले नहीं हैं कि उनको आप झुंझुना देंगे और वो झुंझुने के साथ खिलते रहेंगे। देखिए, महिला आरक्षण बिल को सत्ता पक्ष बड़ी कामयाबी बता रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की जो बात विपक्ष कर रहा है उस पर भी गौर किया जाएगा। संवाददाता वीरेश पांडे ने अनुप्रिया पटेल से बातचीत की है। महिला आरक्षण पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया जी, जिस तरीके से माहौल महिला आरक्षण को लेकर, कभी ओबीसी तो कभी एससी, कभी मुस्लिम, ये तमाम जो आवाज़ें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाज़ें उठी हैं या विषय उठा है तो गलत नहीं है, विषय तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी संसद में जब अपनी बात रखी तो मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। हमें महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है अपने राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक, और उसके लिए ये विधेयक लाने की ज़रूरत भी है और 27 वर्षों से लटका हुआ है। तो मुझे लगता है ये सही समय है, हमको सबको मिलकर इसको करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने समर्थन भी किया, बिल पारित भी हुआ। लेकिन उसके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम देश के
एक तिहाई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं देश की आबादी को, तो उस एक तिहाई में जो महिलाएं हमारी सदनों तक पहुंचेंगी, उसमें जो दबा कुचला वर्ग है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, जिनको जहां तक मैं समझ रही हूँ बिल को जो SC ST की ऑलरेडी ईयरमार्क सीट्स हैं उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन पिछड़ी जाति से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व देंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हमने रखा भी है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार इस विषय में सोच भी रही होगी और इसका कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर किया जाएगा। आ जा रहा है कि 24 चुनाव से पहले मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही बन जाता है विपक्ष के लिए, क्योंकि हम वाकई में ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच की जो समस्याएं हैं, जनता के मन की जो बात है, उसको प्रधानमंत्री जी समझते भी हैं और ऐसी योजनाएं या ऐसे विधेयक जो ज़मीन पर जाके एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाते हैं, ऐसे हमारे सरकार विधेयक लेकर आती है। तो इसलिए हर बिल का एक अपना इम्पैक्ट होता है और इसलिए मुझे लगता है कि हर बिल जब भी आता है तो विपक्ष पूरी तरीके से उस पर सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं, ये बड़ी कमाल बात हो गई या ये बहुत जनता को इम्पैक्ट करने जा रहा है। और निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक जो आया है 128वां संविधान संशोधन, ये एक बहुत बड़े सेक्शन को एड्रेस करने जा रहा है, यानी 70 करोड़ के लगभग तो महिलाएं हैं हमारे देश में, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी है। सवाल ये है कि जो महिला आरक्षण बिल है ये 24 के लोकसभा तक तो लागू हो नहीं पाएगा। तो आप भी एक पार्टी चलाती हैं, क्या पार्टियां टिकट बंटवारे में इस प्रतिशत का ध्यान देंगे कि 33% टिकट बंटवारे में टिकट दिया जाए महिलाओं को? कोशिश तो सब करेंगे, लेकिन जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है। महिला को हमें प्राथमिकता देनी है, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है जो जुड़ गया है, लेकिन और बहुत सारे समीकरण होते हैं सीट पर जिसका हमें ख्याल रखना होता है। हमें कास्ट इक्वेशंस भी देखने होते हैं, हमें विनेबिलिटी भी देखनी होती है, लेकिन फिर भी उन सारे फैक्टर्स के बीच में अगर मैं कहूँ तो येस, दिस इज़ एन एडिशनल फैक्टर और पार्टियां इसको इग्नोर नहीं करेंगी, कोशिश करेंगी कि कम से कम इस फ्रंट पे वो एक फेस सेविंग करें या अपने पार्टी की एक अच्छी छवि बना सकें। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति जारी है। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को क्यों लटकाए रखा, इसे पास क्यों नहीं कराया गया। हमारे साथ में प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं और अहम दिन है आज, राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल है। प्रफुल्ल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राज्यसभा महिला आरक्षण का बिल है, आप खुद भी सांसद हैं, लंबा आपको अनुभव है, क्या आपकी राय इस महिला आरक्षण बिल के बारे में, और ये जो 2029 में लागू होने की बात है जिसको लेकर के बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या सोचना है आपका? नहीं, आज ऐतिहासिक दिन है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है और जब पारित होगा तो इस देश का कानून बन जाएगा। संविधान में बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बिल का सभी ने स्वागत करना चाहिए। हमेशा बातें होती रही कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, मगर किसी न किसी वजह से वो कोई कारण ढूंढ के उसको पटरी से उतारा जाता था और इस बार मोदी जी ने बहुत बाखूबी से ये तय किया है कि भाई देखिए, महिला आरक्षण की बात हम करते हैं तो कब तक ये करते रहेंगे, इसको पारित करना चाहिए और इसमें जो भी भविष्य में कोई संशोधन करना होगा शुरुआत तो करें, नहीं तो शुरुआत भी नहीं हो रही है। इतने सालों से ये 96 में आया पहली बार देवे गौड़ा जी के समय पर और आज सोचिए ना, 96 से अभी तक 27-28 साल हो गए, तो ये बिल की बहुत अहम ज़रूरत थी और इस देश में नारी शक्ति आज उभर कर आई है सामने हर क्षेत्र में, केवल राजनीति में नहीं, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। और संसद में आज भी मौजूदा 80 सांसद हैं महिला और वो 180 हो जाएंगी, तो ये एक बदलते हुए चेहरा। बड़ी बात कही आपने कि बार बार पटरी से उतरता रहा है ये बिल। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारा सपना था, सोनिया जी कह रही हैं तो हम ही, राजीव जी का सपना था और हम ही इसके सूत्रधार हैं, सारा पूरा क्रेडिट वो ले रहे हैं। भाई देखिए, अगर वो सूत्रधार थे तो कौन रोक रहा था? सरकारें तब भी थी, राजीव जी भी थे, उसके पश्चात 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, बीच में 5 साल नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो ऐसा बोलने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है, चर्चा सभी ने की है, बीजेपी ने भी समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी किया है, सभी दलों ने कहा है, लेकिन सबके कोई ना कोई वजह थे, वो ऊपर से बोलना कुछ और मन की मनसा कुछ और ये बार बिल्कुल मोदी जी ने ऐसा मतलब लोगों के सामने दाव डाला है कि अपने आप ही लोगों को अब हाँ या ना
तो उसमें आप देख रहे हैं कि अब जो भी भाषण देते हैं मगर पास इस बिल को जरूर करते हैं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे क्या असर पड़ेगा प्रफुल्ल जी इसका, खासतौर पे जो महिला आधी आबादी है, जो वोटर हैं, 2024 का चुनाव है, वहाँ आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, हर चीज़ का चुनाव में कितना असर होगा नहीं होगा ये नहीं होता है। ये बात है, हम पहले नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात तो चुनावी तौर से लड़ी जाएगी। ये एक कदम उठाना ज़रूरी था और वो मोदी जी ने उठाया है और हम उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उधर महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मनोज झा का कहना है कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस वक्त आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा जी मौजूद है बातचीत करने के लिए और आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस होनी है। क्या आज होगा? दुनिया के इतिहास में नहीं देखा कि कोई बिल लाया जा रहा हो और उसके कालखंड की कोई निश्चिंतता ना हो। 34, 39 कुछ भी नहीं। शायद ये पहला देश है जो जनगणना तक नहीं करवा पाया। क्या बाकी देशों ने अपने सेंसस कोरोना के कारण रोक दिए? तो मेरी चिंता इस बात की है कि बहस तो होगी, सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। लंबी लकीर खींच गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम रैटल्ड। अभी भी मौका है कि वो इनकॉर्पोरेट करें और एक निश्चित कालखंड में इसको लागू करें। कल जब इसमें लोकसभा में वोटिंग हुई तो सिर्फ 2 इसके अगेंस्ट में यानी नो में वोट पर, बाकी सब एक तरफ है। मैं मान गया, आपकी बात से सहमत हूँ कि 2 ही वोट खिलाफ पर है, लेकिन हवा में क्या चल रहा है? बिल पास हुआ जिसका कोई, मैं बता रहा हूं, ये बेईमानी है, बदनीयती से लाया गया है, क्योंकि कालखंड निश्चित नहीं है कब। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? ओबीसी महिलाओं की चर्चा किस बात की हो रही है? जातिगत जनगणना की। बहुत बड़ी चूक कर दी है प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने। भारती जो कह रही है, ओबीसी के बीच में संदेश चला गया है कि ये लोग गले मिलकर गला दबाने वाले लोग हैं। 2024 में तो नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है अभी। अब जब 2024 के लिए टिकट बटेंगे तो क्या महिलाओं को इसी आधार पर आरक्षण के लिए पार्टी सोचेगी? आरजेडी जेडी ने हर परीक्षा दी और पास हुई है। इसलिए हम बहुत तेवर के साथ कहते हैं कि आप जब तक ओबीसी महिलाओं को उनका हकूक नहीं दोगे, आपकी नीयत में खोट, आप बेईमानी से ये ला रहे हो। एक बात की सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है, आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी और वोटिंग भी होगी। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा, ये अगर मैं आपसे मीटिंग होनी है, हमारी मीटिंग होनी है, फिर हमारे नेता से भी बात होगी और उसके बाद ही हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन हमें सरकार को बुरी तरह एक्सपोज कर देना है। लोकसभा में तो एक्सपोज हुई ही, राज्यसभा में चूंकि संख्या बल उनके साथ और भी कम है, तो आप देखिएगा कि शाम तक सरकार के सरोकार सबके सामने आ जाएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कहते हैं सुनवा रहे हैं। कि श्रेणी में नहीं, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एससी, एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा। उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया, प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं, उसके आधार पर अपना चरित्र, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को यह देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं,
अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% के को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है। हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे ही मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता? ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां है? हमेशा एक खास सरनेम। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुंचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से, तो उनको आज ये आवश्यकता है, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सबके लिए खुलेगा। आपकी ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है? अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। तो आज नारी को मिलने जा रही आरक्षण शक्ति से जुड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बारी है राज्यसभा की। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल पर आज राज्यसभा में महामंथन हो रहा है। बिल्कुल, राज्यसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। राज्यसभा में चर्चा चल रही है। महिला आरक्षण को लेकर के एक एक करके विचार सामने आ रहे हैं और ये चर्चा कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब से थोड़ी देर पहले आपने मनोज झा को सुना और लगातार अब इस पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं तमाम सदस्य, और इसी के क्रम में हमारी नजर भी बनी हुई है। और देखिए, राज्यसभा में बहस के बीच एबीपी न्यूज लगातार अलग अलग पार्टियों का पक्ष आपके सामने रख रहा है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर वो खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसे जल्द से जल्द लागू भी किया जाना चाहिए। सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा वन ऑफ द यंगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स। सिर्फ सांसद नहीं है, इसके पहले एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार, उसके पहले एक बहुत अच्छी सिंगर भी मिमी चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, जिनका पोजीशन तृणमूल कांग्रेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐतिहासिक पल है, आप मानती हैं, आप खुश हैं कि महिला आरक्षण बिल फाइनली लोकसभा से पास हो गया? जी, मैं तो एक महिला होने के खातिर, एक महिला होते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं नहीं, मेरी पार्टी बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं। बट समर्थन तो देखिए हम ये बिल का करते ही हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हर एक नारी इस हमारे देश में सुरक्षित होगी, जब हर एक नारी, जब मणिपुर को न्याय मिलेगा, जब हर एक नारी घर बैठे, ये जब दिल्ली में रात को लोग, लड़कियां चलेंगी, उन्हें डरना नहीं पड़ेगा, पुलिस स्क्वाड नहीं बुलाना पड़ेगा, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो ये चीज़ें इंश्योर हो सकेंगी डेफिनेटली। बट as a country where we celebrate like worship gods, जैसे हमारे यहाँ पे हम दुर्गा पूजा करते हैं, so what does it denote? It denote a mother who can do everything, raise a child, but is protective, can fight,
can turn the world upside down on her own terms, right? And वहीं पे अगर एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ऐसा ना सोचे, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, ऐसा ना सोचे कि उनके ऊपर हुआ है, 4 दिन मीडिया हाइप है, फिर मीडिया हाइप बंद हो गया तो वो थॉट प्रोसेस चला जाता है इंसान के दिमाग से। वैसा ना हो, याद रखिए उसको कब तक न्याय नहीं मिला उसे सोचिए। सो एज आई थिंक एज अ वुमन वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट। और आज जब हम ये 128 अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 75 इयर्स बाद क्यों हुआ, यही मेरा क्वेश्चन है। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग जैसे पॉलिटिशियंस आए, उन लोगों ने ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया कि आखिरकार पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आई कि अब हमको ये करना पड़ेगा, आप लोगों को ये हक देना पड़ेगा। जब आप ये बात कर रही थी मिमी कि यू नो वुमेन कैन टर्न सो मच इनटू रियलिटी, काफ़ी कुछ वो कर सकती हैं, मुझे आपकी लीडर का भी ध्यान आया। ममता बनर्जी खुद इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जी, एंड आप मुझसे पूछ रहे हैं हमारा समर्थन, मतलब ये कल हॉल में भी बात हो रही थी समर्थन क्या है नहीं है करके, तो आप ऐसे एक दल के एमपी से बात कर रही हैं जिनकी लीडर, जिनकी सीएम खुद, शी इज़ द अलोन वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड शी हैव फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ये बताएं मुझे कि दैट ब्रिंग्स टू मी अ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा इशू हो रहा है कि ये बिल अभी तुरंत लागू नहीं हो पाएगा, इसमें वक्त लगेगा। क्या तब तक चुनावों में आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टियों, इनको फिर कम से कम अभी 33% सीटें देनी चाहिए महिलाओं को? देखिए, एक शुरुआत हो जाएगी बेहतर। मैं एज ए इंडिविजुअल मैं जो बोलना चाहूँगी आशीष, सो एक तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो ये 75 इयर्स बाद आया, यही इट्स टू लेट। एंड अभी इसको और टालना, आई डोंट थिंक, सी एज नॉट एज अ पार्टी पर्सन, नॉट एज एनीवन, बस एज एन इंडिविजुअल, एज अ वुमेन, आई थिंक व्हाई इज दिस डिले, हम क्यों ये डिले कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें तो इसका आर्ग्यूमेंट दिया गया ना, क्योंकि पहले जनगणना करनी पड़ेगी, फिर परिसीमन होगा, यू नो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कट आउट होंगी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, ये आर्ग्यूमेंट। राइट, आई अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बट हमें एक बात बोलिए, व्हेन women talk about women rights, they are called feminists, right? Feminist is not being fighting like fighting unnecessarily or hating men. Feminist is being wanting or to achieve something which we have been denied of, right? And हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि महिला और पुरुष सब एक है, तो आज ये क्यों हो रहा है? मिमी, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है जो आरोप लग रहे हैं कि इसको आने वाले चुनावों को, इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, महिला, देखिए महिला वो, और क्या इसका आपको लगता है इलेक्शंस में कोई इम्पैक्ट होगा? सी, आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे दैट डेफिनेटली वोट बैंक इज अ थिंग, वी ऑल नो दैट, एंड अगर ये वोट से पहले लाया गया तो इसे रोका क्यों जा रहा है? इसके लिए ये, उसके लिए वो, इसे मैं यही कहूँगी, इससे जल्द से जल्द ऑन एक्शन आना चाहिए, लाइक माई पार्टी हैज़ डन, लाइक एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी विच वेयर माई लीडर से समथिंग एंड इट इज़ पुट इनटू एक्शन, राइट? सो मुझे तो यही लग रहा है ये जल्द से जल्द आना चाहिए। और महिलाओं को आप बोलते हो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो अगर आपका नारा ये है, सो डेफिनेटली बेटियों के बारे में सोचिए। बिफोर आई कंक्लूड, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपकी, जैसे शुरुआत में मैंने बताया अपने दर्शकों को दैट यू आर अ फैबुलस सिंगर आल्सो। ओह गॉड आशीष, मैं सुन भी रहा था, मैं यहाँ आने से पहले मैं सुन भी रहा था, सारे गाने मैंने बड़े तसल्ली से सुने, और आपका जो सबसे लेटेस्ट अमार, अगर आप वो 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स के लिए गाएं तो बड़ा अच्छा होगा। I was talking so much, my voice is so dry, but I'm sure everybody is going to cherish this. You want me to sing a Bengali song or your latest, or anyone which you know fancy the most? Okay, मैं एक बंगाली गा देती हूँ। Yes. Being hailing from Bengal and speaking about Bengal so much, so I'll sing a Ravindra Sangeet, my latest, which is out on my YouTube. So, okay, very good. আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
That's it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. तो महिला आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है और इस बीच बीएसपी सांसद मलूक नागर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि इसका श्रेय मौजूदा सरकार को ही जाता है। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण के सवाल पर मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस ने भी ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए अब क्रेडिट की बात सामने आ गई। महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट वॉर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी। नागर साहब, आप भी देख रहे हैं लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में ये बिल टेबल हो गया है। अब ये तो पास होगा ही, लेकिन जो क्रेडिट वॉर चल रहा है, कांग्रेस अब कहने लगी है कि इसमें कि ओबीसी के लिए भी कोटा होना चाहिए, बीजेपी जो है वो श्रेय ले रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बात है। ये तो सच है कि अगर कांग्रेस के समय में ये बिल आया था, पास क्यों नहीं हुआ? सरकार तो पूरे समय चली। अगर सरकार गिर जाती है फिर बिल भी गिर जाता तो मानते चलो ठीक है, लेकिन अगर उस समय नहीं हुआ और वो इन्फेक्शस हो गया और ये नया बिल आया है तो ये तो एक सच बात है। क्रेडिट तो अब की सरकार को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने जो ओबीसी की बात रखी है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो ओबीसी पर जो नई सियासत बीजेपी कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी ने कल कहा कि 90 जो सचिव हैं उसमें से केवल 3 ओबीसी हैं। आप लोग पिछड़े दलित की राजनीति करते हैं, आपको इस पर क्या कहना है? इस बहस में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, हम अगड़ों की राजनीति भी करते हैं, पिछड़ों की भी करते हैं, दलितों की भी करते हैं, कमजोरों की भी करते हैं, मजलूमों की भी करते हैं, अकलियत की भी करते हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले जो सेक्रेटरी हैं उन पे बात राहुल गांधी जी की, उनके अलावा दूसरों पे बात करनी चाहिए। जुडिशियरी में ये आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं लागू हुआ, हाई कोर्ट में क्यों नहीं लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात करनी चाहिए। जितने भी आयोग हैं देश में, उनमें ये आयोग क्यों नहीं लागू हुआ, जितने भी नौकरियां सरकारी में और प्राइवेट में चल रही हैं उनमें ये कोटा क्यों नहीं लागू हुआ, सबकी बात करनी चाहिए राहुल गांधी जी। आखिरी में नागर साहब ये बताइए कि ठीक है, ये कानून जो लागू होगा इसको लेकर के दावे चल रहे हैं कि 29 से होगा, लगभग ये तय भी है, लेकिन क्या 2024 में सभी पार्टियों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अपनी तरफ से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दें? 33% आरक्षण पार्टियां अपनी तरफ से भी तो लागू कर सकती हैं 2024 चुनाव में। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो ये चुनाव परिसीमन का जो आयोग है उसको 2 साल लगते हैं नए परिसीमन करने में। तो कम से कम एक शुरुआत तो हुई। जहाँ तक बात है, सब पार्टियां अगर पक्षधर हैं और 2 ही केवल खिलाफ गए हैं और 454 वोट फेवर में आई हैं, तो तमाम दल जिन्होंने वोट दिया है वो विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में इसे पहले ही लागू कर दें और कानूनी तौर पर जिस दिन जल्दी से जल्दी लागू होगा उस दिन ऑटोमेटिक लागू हो जाए। टिकट दें, इस मुताबिक आप ये मांग करेंगे? हाँ, मैं यही तो अभी मैंने यही कहा है। विधानसभा के टिकट, विधान परिषद के टिकट, लोकसभा के टिकट, राज्यसभा के टिकट, पार्टियों के संगठनात्मक ढांचे में सब जगह लागू करना चाहिए सभी पार्टियों को। शुक्रिया नागर साहब बात करने के लिए। जयनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। उन्होंने इस दौरान अद्वैत धाम की आधारशिला भी रखी। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम शिवराज ने संतों के साथ परिक्रमा भी की। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बताएं कि खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर मंदिर का शहर है, जहां भगवान शिव को ये समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर भी शामिल होता है और वहीं पर ये बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी भव्य तस्वीरें ये देखिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितनी विशालकाय है। और इसका अनावरण स्टैच्यू ऑफ वननेस ये नाम दिया गया है और जिस तरीके से आज इसका अनावरण हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आसमान में ये प्रतिमा, भव्य प्रतिमा दिखाई दे रही है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। और यहाँ पर समागम कह सकते हैं, जमावड़ा तमाम साधु संतों का लगा हुआ है। पूरे देश से उनका आना देखा जा सकता है। जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण नर्मदा नदी के तट पर। युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, इसका पथ प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। और आने वाले वर्षों में
भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से फिर विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और सारी उठापटक उसको समाप्त करेगी। तो तस्वीरें आपने देखी, कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें थी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया है और आपको बता दें कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज की तरफ से किया गया है और तमाम जो साधु संत थे उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। और इसी पर हमारे संवाददाता ब्रिजेश राजपूत की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैकड़ों साधुओं के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच आज ओंकारेश्वर की इस धरा पर आदि शंकराचार्य भगवान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो गया है। आप देख सकते हैं कि सामने ये जो ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत है, वहाँ पर आदि शंकराचार्य की बाल प्रतिमा लगी हुई है। तकरीबन 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ये और ये प्रतिमा मिश्र धातु की बनाई गई है। इस प्रतिमा के अनावरण के लिए देश भर के साधु संतों को बुलाया गया था और बड़े एक भव्य प्रोग्राम में यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण करके इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दरअसल आदि शंकराचार्य भगवान 8 वर्ष की आयु में केरल से चलकर यहाँ ओंकारेश्वर आए थे और ओंकारेश्वर में आने के बाद उन्होंने 8 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक यहाँ पर विद्या अध्ययन किया और उनके जो गुरु थे श्री गोविंद पाद, उन्होंने उनको ज्ञान दिया और उसके बाद 12 साल की अवस्था के बाद आदि शंकराचार्य यहाँ से पूरे देश के भ्रमण पर निकल गए और उन्होंने पूरे देश में ज्ञान का प्रकाश बांटा। उनका अद्वैतवाद का सिद्धांत आज तक सनातन धर्म की एक प्रमुख कृति माना जाता है, जो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था कि कोई दो नहीं, सिर्फ एक है, ब्रह्मा और जो जीव वो एक ही है।